तो आज की जो ये क्लास है, ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क की। हम लोग बात करेंगे, अभी रिवीजन चल रहा है और यूनिट नंबर फर्स्ट पे। यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत मैंने आप लोगों को समाज कार्य की परिभाषा, विषय वस्तु, सिद्धांत और प्रकृति लक्ष्य की प्रक्रिया के साथ मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। मैंने आप लोगों को जो है यूनिट नंबर फर्स्ट का एक प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड किया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए हैं सारे। बचा ऐतिहासिक विकास को लेकर, और ये ऐतिहासिक विकास विश्व के परिप्रेक्ष्य में है, व्यवसाय समाज कार्य को लेकर, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आज की क्लास में नहीं, ये हो सकता है जो कल या परसों वाली क्लास में आप लोगों से ये बात करूँगा। हम आज बात कर रहे हैं समाज सुधार तथा व्यावसायिक समाज कार्य के में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत में व्यावसायिक समाज कार्य का विकास कैसे हुआ, किस तरीके से इसकी भूमिका देखने को मिली। देखिए, कुछ किताबों के नाम हैं, मेरी ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। कुछ किताबों के नाम हैं, हम थोड़ा सा किताबों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, एक एम्बर कॉम्बी निकोलस एक विद्वान है, टर्नर करके भी एक उन्हीं की किताब है, उनकी भूमिका है। स्टीफन की भी भूमिका है इसमें, इस किताब, और वो किताब का नाम है द पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी। ये किताब का नाम है। हालांकि एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर आप लोगों से नाम वगैरह दिखता है तो आप ऐसे कर दें, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगा यहाँ पे, इस चीज़ को छोड़ दीजिए। बात करते हैं कैसिडी HM के बारे में, सोशल सिक्योरिटी एंड रिस्ट्रिक्शन इन कनाडा की किताब थी ये, और ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब इसको आप ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट किताब है, और ये किताब है सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ बाय रिलीजन्स ग्रुप को लेकर, और ये किताब है HM देसाई की। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं एक दियाई मौर्य एक विद्वान रहे हैं, इन्होंने कृद कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मोमेंट की बात किया था। हालांकि मैं इम्पोर्टेंट नहीं बताऊंगा, कारण ये है कि अभी हम बात करेंगे आंदोलनों के बारे में, समाज सुधार आंदोलनों के बारे में, वहाँ पे नाम आएगा कौन से इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा आपको। तो इसको छोड़ दीजिए, केवल अभी तक एक किताब इंपॉर्टेंट आप लोगों को मिली है। ऑथर बात करें ऑथर डनहम के बारे में, ऑथर डनहम ने कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की एक किताब लिखी थी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, ठीक है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस में थॉमस वाई कॉमेल्स कंपनी न्यूयॉर्क के द्वारा ये जो है प्रकाशित की गई थी। तो आप ध्यान रखिएगा केवल इतना डनहम के बारे में, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सोशल वेलफेयर सॉरी कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, एक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन किताब, वो किसकी है कोई बताना चाहेगा? ये भी इंपॉर्टेंट है, कोई बताना चाहेगा? सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक किताब है, CH कूले, वेरी गुड, CH कूले इज द राइट आंसर हो गया 1909 में, वेरी गुड। हाँ, बात करते हैं हम यहाँ पे MS गोरे के बारे में। MS गोरे के बारे में आपने भी लास्ट टाइम में, मैंने कल ही क्वेश्चन करवा रहा था आप लोगों से, शायद इनका ऑप्शन में नाम देखे थे। सोशल रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं। सन 1987 में इनकी एक किताब आई थी, और इन मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करके किताब थी ये। इस चीज़ को आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा MS गोरे के बारे में। ये वही हैं माधव सदाशिव गोरे, इनका पूरा नाम है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है ना, ये ऑप्शन में आते हैं, इसलिए इनके बारे में भी जानना जरूरी है। तो 3 किताबें अभी मैंने आपको बता चुका हूँ, नोट भी करते रहिएगा, केवल नाम ही अगर लिख लेंगे तब भी काफ़ी है आप लोगों का, है ना। और जेकब जेकब के बारे में बात करें, अभी तक एग्जाम में ये ऑप्शन में भी नहीं आया है, बाय द वे बन जाए क्वेश्चन तो आप लोग कर लेना। तो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है ये, मेथड्स एंड फील्ड, ठीक है, यानी विधि और क्षेत्र के बारे में ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया में इन्होंने चर्चा किया है सन 1985 में जेकब के, याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। बात करते हैं मैडन पाउल के बारे में। तो ये सोशल मोमेंट इन फ्रैंक इन मैगिन एक किताब आई थी, उसकी संपादित किया था इन्होंने, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको छोड़ दीजिए। बात करते हैं मैक एडम के बारे में, और डॉग जॉन डी के बारे में, मैक क्रेथी के बारे में। ये विद्वान हैं ये लोग, इन्होंने सोशल मोमेंट इन के जो है इन NJ स्मेगलर संपादित किया था, और इनकी एक बुक आई थी हैंडबुक ऑफ सोशोलॉजी करके। तो मैंने भी इसके बारे में बताया भी है आप लोगों को, एक लास्ट टाइम एक क्लास लिया था तो हैंडबुक ऑफ सोशोलॉजी के बारे में बताया था, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इनके बारे में,
ठीक है। मूर्ति के बारे में भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं, सोशल एक्शन में सामाजिक क्रिया यूनिट नंबर 4 में चल रहा है, शाम की क्लास 8 बजे से जो होती है वो आप अच्छे तरह से जानते हैं, तो वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट नहीं है। म्यूजियम एम जो है सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ बाय रिलीजन्स के बारे में बात किया है, ग्रुप्स मुस्लिम को लेकर, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा म्यूजियम एम के बारे में, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ बाय रिलीजन्स ग्रुप्स मुस्लिम, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा 3-4 मैंने किताब बताई है, इन किताबों को थोड़ा सा आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। तो नोट्स अवश्य बनाइएगा आप सभी लोग, यही आप लोगों के काम आने वाला है, ठीक है। और आगे हम बात कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट। केनिथ प्रे के बारे में आप लोगों को मैंने अभी हाल ही में पढ़ाया है, सोशल वर्क एंड सोशल एक्शन करके, आप लोग भलीभांति तरीके से परिचित होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट थोड़े से हैं, ठीक है। और मैरी रिचमंड के बारे में आप सबको भलीभांति तरीके से पता भी है। व्हाट इज़ सोशल केशवर के बारे में 1922 में एग्ज़ाम में 2021 में भी प्रश्न आया हुआ था, और इनका क्रम लगाना था वर्ष के साथ, और इन्हीं की किताब और है सोशल डायग्नोसिस, सन 1917 में आई थी, और मैंने कल लिखवाया भी है 4-5 किताबें मैरी रिचमंड की। और एक किताब और इम्पोर्टेंट है जो फ्रेंडली विजिटर करके अमंग आता है, वो भी एग्ज़ाम में था, और ये 1899 का था। तो 3 किताबें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फेमस भी रही हैं ये, ठीक है, शीर्षक पे रही है तीनों की तीनों किताबें, ठीक है। स्कॉट जॉन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए इनको। आर सिंह भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि अगर हम देखना चाहते हैं देख ले सकते हैं। ये सिख के बारे में बात किया, अभी मुस्लिम के बारे में आपने मुस्लिम को देखा है, तो सिख के बारे में सिंह आर सिंह और गोपाल के बारे में आता है। सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ बाय रिलीजन्स ग्रुप है, ये सिख के बारे में बात किया है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि सिख इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन मुस्लिम हो सकता है इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, ठीक है। और यहाँ पर वेकेंडन एलिजाबेथन के बारे में सोशल एक्शन नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों को जो मैंने बताया है किताबें, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, है ना? नोट किया कि नहीं नोट किया? नाम तो नोट ही कर लिया होगा, बताइए एक बार। सर पूरी नहीं हो पाए, थोड़ा कुछ। चलो कोई बात नहीं मैडम, अगर जो नहीं हो पाया है तो उसको आप वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट मैंने बताया है उस पर अवश्य आप विचार करिएगा, क्योंकि आप लोगों ने पेपर जब प्रीवियस ईयर का देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं इनके नाम आएंगे। तो क्योंकि मैंने 2004 से लेकर 2021 तक पेपर सॉल्व करवाए हैं, इसलिए मुझे पता है कहाँ कहाँ पे किसका नाम आता है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। बहुत डाउट हो जाता है जी, क्या डाउट होता है मैडम? इसका एक तो ईयर भूल जाना, फिर राइटर ही भूल जाते हैं। हाँ, ये आपको जब मैं बार बार हर चीज़ को रिपीट कराऊंगा ना, तो आप ईयर और वर्ष सारी चीज़ें याद रखेंगे, वर्ष और उनके नाम भी याद रखेंगे, ठीक है। तो अभी भी किताबों का नाम चल रहा है, तो भी जो मेन मेन विद्वान है, कार्ल मार्क्स वगैरह हैं, ये सब ना, ये सब बचे पड़े हैं, इनके बारे में जब पढ़ाऊंगा तो आपको ऑटोमेटिक स्पष्टीकरण कर लोगे कौन किसकी किताब है, कौन किसकी किताब नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे स्पष्टीकरण कर लोगे। तो शुरुआत करते हैं व्यावसायिक समाज कार्य के बारे में। आप लोग भली भांति तरीके से शब्द से परिचित होंगे व्यवसाय से। एक शब्द है व्यवसाय, पहले समझिएगा थोड़ा सा अच्छे से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न मैंने बताया आप लोगों के कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं, अभिकथन और कारण पर आधारित होते हैं। जब समझ ही नहीं आएगा तो फिर काम कैसे होगा, तो पहले समझने की कोशिश करिएगा। तो ये जो व्यवसाय शब्द है, ये बेसिकली जनसाधारण के लिए है। पहली चीज़ इसको नोट करिएगा आप लोग। जनसाधारण कहने का तात्पर्य ये है कि रोजगार, व्यापार, कारोबार से संबंधित है ये अर्थ व्यवसाय को लेकर। समाजकार आजकल व्यावसायिक विधा है, आप लोग जानते हैं भली भांति तरीके से, 19वीं शताब्दी से हुआ है ये। और आपको बता दो कि व्यवसाय शब्द अंग्रेजी भाषा के प्रोफेशन अर्थ में अगर देखा जाए इसका, तो लैटिन शब्द का, लैटिन भाषा का प्रोफेटरी से बना हुआ है। प्रोफेशन जो है किससे बना हुआ है, आप ध्यान रखिएगा, प्रोफेशन शब्द जो बना हुआ है प्रोफेटरी से बना हुआ है, ठीक है। अब ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा किससे बना हुआ है क्या नहीं बना हुआ है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखें इन सारी चीज़ों पर भी, जब भी कभी आप पढ़ाएं तो इस क्रम में अगर आप पढ़ाएंगे तो अच्छा भी लगेगा आपको और बच्चों को भी समझ में आएगा। तो ये लैटिन शब्द का है प्रोफेटरी, व्यवसाय का, और अर्थ उसका आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जीवन संबंधी किसी बात के लिए प्रतिज्ञा करना, व्यवसाय को लेकर। और किसी बात के संबंध में सार्वजनिक रूप से घोषणा करने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है वो व्यवसाय कहलाती है। आप इस तरीके से समझ लीजिए, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, सार्वजनिक रूप से घोषणा करने के लिए किया जाता है, ये व्यवसाय शब्द प्रयोग में लाया जाता है। और मैं आपको बता दूं, इसमें विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग तरीके से जो है व्यवसाय शब्द को, व्यवसायिक समाज कार्य को अलग अलग तरीके से बताया है। और भारत में समाज कल्याण को लेकर राजाओं द्वारा दान देने का जो प्रचलन था, वो यज्ञ और उसके किसी एक्टिविटी या किसी कार्यक्रम या आयोजन करने से था। धर्मशालाओं इत्यादि का निर्माण होता था। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप होने वाले जो सुधार थे, उनमें कार्यक्रमों में भारतीय जनमानस को प्रभावित किया। तो सामाजिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के विद्वान आए,
ईश्वरचंद विद्यासागर आए, राजा राम मोहन राय आए। आर्य समाज के स्थापना में भी जो संस्थापक हैं, आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? स्वामी आए सरस्वती। स्वामी सरस्वती, दयानंद सरस्वती, हाँ दयानंद, हाँ दयानंद सरस्वती जी की भूमिका रही सर्जेंट ऑफ इंडिया में। जैसे इन लोगों की जो भूमिका रही वो कहीं ना कहीं व्यवसाय समाज कार्य की ओर अग्रसर करता है। व्यवसाय केवल संगठित जीविका के अर्थ में ही नहीं बल्कि व्यवसायिक के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया वृत्ति के रूप में। आजकल आप लोगों को एग्जाम में व्यवसाय शब्द नहीं मिलेगा, वृत्ति मिलेगा। और वृत्ति में लिख देता हूँ, वृत्ति इस तरीके से लिखा रहेगा और इसका मतलब होगा व्यवसाय। जब भी कभी आपको दिखे ऐसे शब्द तो आपको व्यवसाय को रिलेट करके समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए व्यवसाय शब्द का प्रयोग सामान्यतः किसी रोजगार, व्यापार अथवा कारोबार के संदर्भ में लगाया जाता है, परंतु वास्तव में व्यवसाय शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी प्रोफेशन शब्द से हुई है। प्रोफेशन शब्द जो है लैटिन भाषा के प्रोफेटरी शब्द से बना हुआ है। प्रारंभ में इसका अर्थ था जीवन संबंधी किसी बात के लिए प्रतिज्ञा करना। क्या करना था? ये पहले यही था, प्रतिज्ञा करना था। अथवा आप ये भी कह सकते हो किसी बात के संबंध में सार्वजनिक रूप से घोषणा करने या किया जाता है या करने के रूप में लिया जाता है, किसी सार्वजनिक रूप में। अब इसका मतलब नहीं किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति, यदि एक समुदाय, एक समूह के बारे में बात नहीं करोगे, आप सार्वजनिक की बात करोगे, ठीक है। 13वीं शताब्दी में जो व्यवसाय, देखो अब इतना डीप में आप सोचना भी मत आप लोग कि 13वीं 14वीं शताब्दी से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, बिल्कुल नहीं। 18वीं 19वीं से पूछा जाएगा, 20वीं से पूछा जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो 13वीं शताब्दी में व्यवसाय शब्द का जो अर्थ था क्रमशः इस तरीके से था, धार्मिक परायणता और शूरवीरता के आदर्श के प्रति धारणा में धीरे धीरे परिवर्तन आया। आगे चल के 16वीं 17वीं शताब्दी में इसका अर्थ जो है जीविका के संदर्भ में लिया गया था। 13वीं और 14वीं शताब्दी में व्यवसाय शब्द का अर्थ जो था धार्मिक और परायणता था और शूरवीरों की वीरता के आदर्श के प्रति परायणता जो है उस शब्द को लिया गया था। और इसी के बाद जो है इसका अर्थ प्रतिधारण में धीरे धीरे सैन्य परिवर्तन आया और यहाँ तक कि 16वीं 17वीं शताब्दी में इसका प्रयोग जो है जीविका के अर्थ में लिया जाने लगा। आज भी जन साधारण व्यवसाय में जीविका संबंधी क्रियाकलाप का अर्थ जो बनता है, जो तात्पर्य हमें देखने को मिलता है, वो बेसिकली उसमें भूमिका एक मॉरिस विद्वान रहे जिन्होंने 1939 में व्यवसाय को परिभाषित किया। 1939 में व्यवसाय को परिभाषित किया, उनका नाम था मॉरिस। यहीं से हमें लोगों को पढ़ना है। लेन कमेटी कब आई थी सामुदायिक संगठन में? 1939 में, याद है आप लोगों को? मैरिस के द्वारा तो। हाँ, अब यहाँ पे मैरिस अगर हम बात करते हैं तो व्यवसाय समाज कार्य को किस तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, परिभाषित किया है, इसको देखेंगे कि व्यवसाय एक ऐसा व्यापार है जो व्यक्ति से व्यक्ति के रूप में, समझिएगा बात को, जो व्यक्ति के रूप में सभी के साथ समान व्यवहार करता है। और समानता की बात करने वाला कोई विद्वान अगर आया तो उसका नाम था मॉरिस। इस चीज को हमें ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वर्तमान समय में भी इसका सामंजस्य जो है अर्थ जीविका संबंधी क्रियाकलाप में लगाया गया। इसके बाद जो है विभिन्न विद्वानों के द्वारा व्यवसाय शब्द को परिभाषित किया जाने का प्रयास किया गया और आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे लिखा गया है, मेरिस ने 1939 में व्यवसाय को परिभाषित करते हुए कहा कि व्यवसाय एक व्यापार है जो व्यक्ति से व्यक्ति के रूप में सभी के साथ समान व्यवहार करता है। अब आपको बता दो, समानता का व्यवहार यानी समानता यानी लोगों को अवसर देने की बात कर रहा है, इक्वालिटी की बात कर रहा है। ये विद्वान थे मैरिस विद्वान रहे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए फैक्ट के रूप में। बात करते हैं, जो मनुष्य को अपनी व्यावसायिक क्षेत्र में अन्य किसी बाह्य आवश्यकताओं एवं अवसरों का प्रबंधन करता है, ये उसी की बात जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको अवसर प्रोवाइड करना है, आपको इक्वालिटी की बात करनी है, समानता की बात करनी है, ये व्यवसाय समाज कार्य बताता है। व्यवसाय समाज कार्य यही बात करता है आप लोगों से, ठीक है। हालांकि व्यावसायिक समाज कार्य की प्रक्रिया जो है भारत में समाज कार्य के शिक्षण और प्रशिक्षण से संबंध में जो मुंबई में सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना की गई थी 1936 में, उसी समय से चल रही थी। परंतु अगर कोई सही तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, वैज्ञानिक ढंग से कोई अगर परिभाषित करने वाला विद्वान आया व्यवसायिक शब्द को, तो वो मैरिस थे, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा।
आगे अगर हम बात करते हैं, वर्तमान समय में व्यवसाय का अर्थ इसी संदर्भ में लिया जाने लगा। इसके माध्यम से कार्य क्षमता, व्यावसायिक कुशलता का विकास किया गया। समाज कार्य के शिक्षण हेतु सर्वप्रथम सुप्रसिद्ध संस्थान न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना अमेरिका में की गई। फ्रीलैंडर ने अपनी पुस्तक कॉन्सेप्ट एंड मेथड्स ऑफ वर्क में व्यवसाय विशेषता के उल्लेख किया था। अब वाल्टर एंड्रियास फ्रीलैंडर का नाम आपने व्यवसाय की विशेषता बताई थी। अब इस चीज़ को यहाँ पे मैं दो बातें बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। व्यवसाय की विशेषताओं को लेकर, व्यवसाय की जो विशेषता थी ये बेसिकली समाज कार्य की विशेषताओं में थी। तो समाज कार्य की विशेषताओं से ही प्रश्न एक बार एमपीपीएससी में जो पूछा गया, व्यक्ति और समाज दोनों अनुसरित हैं, तो ये बात आती है हैमिल्टन को लेकर। देखो अब समझ में आ गया होगा कि आगे परिभाषा किस तरीके से मैरी रिचमंड की है मानी जाती है, इसकी परिभाषा नहीं मानी जाती, इसका कॉन्सेप्ट माना जाता है हैमिल्टन का। फ्रीलैंडर ने व्यवसाय की विशेषता बताई है, तो अपने इस किताब में बताई है कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ऑफ सोशल वर्क में। ये नहीं कि आप मेथड नहीं बताया, मेथड भी बताया उसमें फ्रीलैंडर ने। मेथड कितने होते हैं? 6 होते हैं मेथड, मालूम है कि नहीं समाज कार्य के? हाँ, 2 भागों में डिवाइड किया था, एक प्राइमरी लेवल था और एक सहायक सेकेंडरी लेवल था। इन दोनों को इसी किताब में मिलता है, देखने को मिलता है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी क्रम में। व्यवसाय समाज कार्य के अर्थ में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, किसी भी कार्य को व्यवसाय की संज्ञा तब दी जाती है जब उसमें ज्ञान विज्ञान का समावेश हो। आप कब कहेंगे ये व्यवसाय समाज कार्य? बताइए आप क्या बोलेंगे? जब उसमें क्रमबद्धता होगी, वैज्ञानिक ज्ञान होगा, तभी ना बोलोगे आप, यस या नो? हाँ, जब समाज कार्य का ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता जाएगा या निकलता रहेगा, तो वर्तमान समय में समाज कार्य की जो प्रक्रिया होगी वो व्यावसायिक कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? व्यावसायिक कहलाएगी। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। फिर आगे अगर हम बात करते हैं, समाज कार्य व्यावसायिक सेवा है, और इस बात से आप सहमत हैं। समाज कार्य जो व्यावसायिक है वो वैज्ञानिक ज्ञान है, क्रमबद्धता है, व्यावसायिक शिक्षा है, निपुणता है, प्रविधियां हैं, आचार संहिता है, सामाजिक मान्यताएं हैं, यहाँ तक कि अनुमोदन भी है। अनुमोदन मतलब एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का मतलब स्वीकृति। व्यावसायिक संगठन की भूमिका भी देखने को मिलती है हमें। तो इस रूप में अगर हम समझें तो हम समझ पाएंगे कि ये है भारत में व्यावसायिक समाज कार्य का एक बेस, एक है आधार। यहाँ पे अगर हम देखें, जो वैज्ञानिक ज्ञान एवं मानव संबंधों की निपुणता पर आधारित है। केवल यही 2 शब्द नहीं कि वैज्ञानिक ज्ञान और मानव संबंध, यही नहीं, आचार संहिता भी शामिल है, सामाजिक मान्यता भी शामिल है, स्वीकृति भी शामिल है, व्यवसायिक संगठन भी शामिल है, व्यवसायिक शिक्षा भी शामिल है, शिक्षण प्रशिक्षण भी शामिल है। बात समझ रहे हैं? ये सारी की सारी क्रियाविधि व्यावसायिक सेवा में शामिल है। इस चीज़ को याद रखिएगा। यह व्यक्तियों की अकेले या समूह या समुदाय की सहायता करता है। अब बात आती है प्रत्यक्ष रूप की। जब ये व्यावसायिक समाज कार्य आपने समझ लिया कि इतने सारे होते हैं, तो ये इम्प्लीमेंट करोगे कहाँ, यूज करोगे कहाँ आप? ये यूज आपको करना है प्रत्यक्ष प्रणाली में, यानी प्राथमिक प्रणाली में आपको करना है। केस वर्क में करना है आपको, ग्रुप वर्क में करना है आपको, कम्युनिटी वर्क में करना है आपको। आपको प्रश्न में भी ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्यवसाय समाज कार्य का आधार किन में आप लागू करोगे? आप 3 में ही करना है लागू। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या सहायक प्रणाली में लागू नहीं करेंगे? करेंगे, लेकिन वो हम एडमिनिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में करते हैं, सहायक प्रणाली में, ना कि प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। हम वहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, वहाँ अप्रत्यक्ष रूप से करेंगे हम लोग। वैज्ञानिक ज्ञान करने का मतलब, क्रमबद्धता करने का मतलब, कोई कार्यक्रम अगर आप बना रहे हो तो बिना तो प्लानिंग कर बनाओगे नहीं, बिना नियोजन की एक्टिविटी से बनाओगे नहीं कोई भी कार्यक्रम अगर बनाओगे। जैसे मैंने कोविड-19 का जागरूकता मुझे करना है। आजकल अपने देश में अगर देखा जाए, सांप्रदायिकता बहुत ज़्यादा फैल रही है। आज वर्तमान समय की मैं बात कर रहा हूँ, आपको भली भांति तरीके से पता होगा, मंदिर मस्जिद को लेकर, हिजाब को लेकर, विभिन्न प्रकार के आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, आप लोगों को आजकल बहुत सारे ऐसे संप्रदाय। तो ये क्रियाविधि अगर आपको जागरूक लोगों को करना है, आप लोगों को समाज के मुख्य धारा से लोगों को जोड़ना है, तो आप ये विधियां लगाएंगे समाज कार्य व्यवसाय के। आपकी भूमिका होगी ताकि सामाजिक और व्यक्तिक संतुष्ट और स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। सामान्यतः व्यवसाय के अंतर्गत औषधि, कानून, प्रौद्योगिकी को शामिल करते हुए या सम्मिलित
करते हैं और समाज कार्य में यह रूप किस प्रकार से किया जाएगा अथवा उन विशेषताओं को जो इसे व्यवसाय का स्वरूप प्रदान करती है किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा, यह चर्चा का विषय बन सकता है या बनाया गया भी है। समाज कार्य का व्यावसायिक रूप में उस समय से प्रारंभ हुआ जब यह अनुभव किया जाता था या किया गया कि वर्तमान सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए विषय ज्ञान निपुणता की आवश्यकता होती है। विषय ज्ञान मतलब वही है, यहाँ पे विषय नहीं लिखा है, विषय इस तरीके से होगा, ठीक है। विषय ज्ञान एवं निपुणता की आवश्यकता होती है। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी चर्चा पर चर्चा यहाँ पे मुझे करना पड़ रहा है। मैं अभी हालांकि बात करूँगा कि ब्रिटेन समाज कार्य का इतिहास के बारे में आपको भली भांति तरीके से पता होगा। कल्याण का राज्य उत्तरदायी के रूप में भी जाना गया और इंग्लैंड में याद रखिएगा सहायता के लिए चर्च उत्तरदायित्व से सरकारी उत्तरदायित्व की ओर बदलाव, भीख मांगने तथा आवारागर्दी के मना करने के निरोधात्मक विधान में पहली बार देखने को मिला था। तो इंग्लैंड में 1350 और 1530 के बीच में मध्य गरीबों को कार्य हेतु बाध्य करने के लिए श्रमिकों के नियम के नाम से एक विधान की श्रृंखला पारित की गई थी, ताकि लोगों की जो सामाजिक समस्याएं हैं उसके विषय जो है मतलब जो भी उसकी समस्याएं हैं उसको सही तरीके से समझाया जाए या सुलझाया जाए उस समस्या को। ठीक उसी प्रकार से इंग्लैंड में एलिजाबेथन पुअर लॉ आया 1601 में और पुअर लॉ ने पहले के गरीबों की सहायता उपलब्ध कराने के लिए विधान संहिताकरण के रूप में एक अधिनियम सरकारी क्रिया की आवश्यकता के रूप में राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक परिवर्तन की 3 पीढ़ियों के बाद इंग्लैंड में गरीबों की सहायता हेतु विधान का अंतिम स्वरूप प्रतिनिधित्व किया गया था। इंग्लैंड में एलिजाबेथन पुअर लॉ का एक और नाम है 43A, इसको परिभाषित किया गया है। इसमें 3 प्रकार के, एक शारीरिक रूप से सक्षम गरीब आएगा, हष्टपुष्ट इसी को बोलते हैं, हष्टपुष्ट। इसी एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था मैच करने को लेकर, क्लियर है आपको, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? शायद 2019 का प्रश्न था वो, हष्ट पुष्ट को लेकर, जहां पर विकारियों की संज्ञा दी गई थी। वो हष्ट पुष्ट को क्या कहेंगे? शारीरिक रूप से सक्षम जो गरीब होगा उसको कहेंगे हष्ट पुष्ट। और एक टाइप का था अक्षम गरीब, जो कार्य करने के योग्य ही नहीं हो, वो अक्षम होगा। ये एलिजाबेथन पुअर लॉ के अंतर्गत मैं 3 बातें बता रहा हूं आप लोगों को, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक था आश्रित बच्चे, और वो बच्चे थे जो अनाथ थे। ये 3 टाइप के बच्चों पर बात किया था एलिजाबेथन पुअर लॉ ने। और ये प्रश्न एक बार आया था और पूछा था कि इसको मैच करो, किससे मैच होगा? तीनों का तीनों इससे मैच करने था। एलिजाबेथन पुअर लॉ का प्रभाव हालांकि धीरे धीरे बढ़ता गया, उसके बाद संशोधन भी देखने को मिला हमें, कई प्रकार के इसमें संशोधन भी हुए हैं, किए गए हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। पुअर लॉ संशोधन 1834 से लेकर 1909 के बीच में संशोधन हुआ है। इसमें अनेक जो है परिवर्तन किए गए हैं। फिर बात यहीं समाप्त नहीं हुई। इंग्लैंड में बेवरेज प्रतिवेदन आया। आपको मालूम होगा बेवरेज प्रतिवेदन मतलब बेवरेज रिपोर्ट। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। 1942 का था और ये था सामाजिक बीमा और संबंधित सेवाओं का अंतर विभागीय समिति का अध्यक्ष सर विलियम बेवरेज समिति के प्रतिवेदन में सरकार को यह प्रस्तुत किया गया था। और किस बात को लेकर प्रस्तुत किया था बेवरेज रिपोर्ट मालूम है आप लोगों को? मैं बता देता हूं, नोट कर लीजिए या समझ लीजिए। प्रत्येक नागरिकों को आच्छादित करना था, उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ना था। प्रत्येक व्यक्ति को बीमारी, बेरोजगारी, दुर्घटना, वृद्धावस्था, मातृत्व इत्यादि जैसी मुख्य बातें, इसके बारे में बात की गई थी बेवरेज रिपोर्ट में, कि लोगों को हेल्प किया जा सके, लोगों की सहायता की जा सके। एक बात कही और गई थी कि जी बताएं। सामाजिक बीमा वगैरह के बारे में भी बताया गया था इसमें। हाँ, मैंने आपको बताया तो भी इस चीज़ को कि योगदान देने के लिए आय के बावजूद निश्चित दर पर योगदान का भुगतान किए जाने की बात होती थी। तो यहाँ पे ताकि व्यक्ति लाभ ले सके, एक निश्चित दर पर अधिकार के रूप में वो लाभ का भुगतान भी कर सके, इस तरीके की बात जो है बीमा के अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं। औद्योगिक, बेरोजगारी, बीमारी, विधवाओं, सेवानिवृत्त इत्यादि जो है सहायता देने की बात की गई थी।
बेवरेज रिपोर्ट की भूमिका 1601, 1837, 1909 और 1942 में बेवरेज प्रतिवेदन एक बहुत ही प्रतिष्ठित अभिलेख था, एक रिकॉर्ड था यूके का। आज जो है आप देखते हैं आधुनिक समाज कल्याण के आधार में इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, बात करेंगे। आप लोगों से थोड़ा सा नाम आ गया था इसलिए मुझे यहाँ पे जिक्र करना पड़ा। अच्छा, समाज कार्य को व्यावसायिकता प्रदान करने हेतु 1890 के दशक में कुछ परोपकार संगठन समिति की कमियों के द्वारा इस संदर्भ में कुछ उत्तरदायी कारणों को उजागर किया गया, जिससे कि व्यवसायी समाज कार्य को समझा जा सका। अब देखिए, बात 1939 में जो थी मेरिस की थी, लेकिन उससे पहले भी ये जो काम कर रहा था प्रतिज्ञा करने की भूमिका फिर कर कौन रहा था? वो कर रहा था परोपकार संगठन समिति। बात समझ में आ रही ना? अब ये परोपकार संगठन समिति कर्मियों को इस बात की आवश्यकता महसूस की गई, मतलब आवश्यकता को महसूस की गई कि उसमें यह मेहनती इच्छा जागृत हुई, समाज कार्य को एक व्यावसायिक स्थिति प्रदान हुआ। तो यहाँ पर एक बना समाज कार्य का व्यावसायिक स्थिति की खोज, यहीं से स्टार्ट हुई थी समाज कार्य में व्यावसायिक स्थितियों की खोज परोपकार संगठन समिति के माध्यम से। इसमें पता है कुछ बातें भी थी, आपको बता दूं मैं, आप भली भांति तरीके से जानते होंगे, परिचित भी होंगे कि व्यावसायिकता के प्रति मुख्य झुकाव था। पहली बात थी इसमें चिकित्सा और अभियंत्रण के आश्चर्यों का प्रदर्शन, ठीक है, किया जाता था। या तभी संभव हो पाएगा जबकि एक व्यवसाय के माध्यम से व्यवहारिक समस्याओं के समाधान हेतु विज्ञान का प्रयोग किया गया। आप देख सकते हो कि चिकित्सा और अभियंत्रणों के क्षेत्र में परिवर्तन किया गया, जिसके अनुसार व्यावसायिक माध्यमों से समाज की समस्या का समाधान किया गया। अब समाज की समस्या का समाधान व्यवहारिक रूप से किया गया। यही तो कारण है कि प्रतिज्ञा करने से संबंध में बताया गया था पहले। और मैं आपको बता दूं, परोपकार संगठन समिति के अधिकांश कार्यकर्ता जो थे वो व्यक्तिगत सामाजिक कार्यकर्ता थे, न कि सामूहिक सामाजिक कार्यकर्ता थे। अधिकांश कौन थे? व्यक्तिगत सामाजिक कार्यकर्ता थे। आप यहाँ पे देखिए, इन समिति में, इन समिति का मतलब कौन सी समिति? परोपकार संगठन समिति के अधिकांश कार्यकर्ता व्यक्तिक थे, यानी व्यक्तिक कार्यकर्ता थे, जिन्हें अपने जीवन यापन हेतु धन अर्जन की आवश्यकता थी और वे अपने कार्य को एक वांछित कार्य एवं अच्छी मजदूरी देने वाले कार्य के रूप में स्थापित करना चाहते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, जिन्हें अपने जीवन यापन हेतु धनार्जन की आवश्यकता थी और वे अपने कार्य को वांछित कार्य एवं अच्छी मजदूरी देने वाले कार्य के रूप में स्थापित किया या स्थापित करना चाहते थे। तो ये था इसका मोटो। किसका मोटो? परोपकार संगठन समिति का। अब आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि परोपकार संगठन समिति का झुकाव किधर था? पहली बात, आजकल यूजीसी में आप देख रहे हैं 2021 का जो क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन इस तरीके से आए थे, ऑप्शन यहाँ पे पॉइंट काफ़ी थे, 4 पॉइंट होगा, फिर उसके बाद कोट मिलेगा। ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। आपको प्रश्न मिलेगा पहला कि भाई समाज कार्य की व्यावसायिक स्थिति की खोज, क्या व्यवसाय के प्रति इच्छा जागृत होने के कारण बताए गए? पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या जो अधिकांश कार्यकर्ता थे सामूहिक कार्यकर्ता थे? दूसरी पॉइंट। तीसरी पॉइंट आप लोगों को देखने को ये मिलेगा कि यहाँ पे जीवन यापन हेतु धन अर्जन की आवश्यकता थी और कार्यकर्ता ने इसलिए इसमें भूमिका अपनी निभाई। तीसरी पॉइंट। चौथी पॉइंट अगर आपसे पूछेगा कि शिक्षित और घर के बाहर अपनी जीवन वृत्ति चलाना चाहते थे महिलाएं, तो ये आपकी चौथी पॉइंट बनेगी। तो आपको बता दूं, केवल आपका ये जो सामूहिक कार्यकर्ता मैंने बताया है यही गलत बताया है, बाकी आपको 1, 3, 4 सही मिलेगा। तो कोट में 1, 3, 4 होगा, इस तरीके का ऑप्शन जो होगा आपका सही माना जाएगा। परोपकार संगठन समिति के परिप्रेक्ष्य में आपको ये याद रखना पड़ेगा। तीसरी बातें देखते हैं और भी। देखिए, इन समितियों के माध्यम से शिक्षित महिलाओं का एक नया वर्ग सामने आया, एक वर्ग सामने आया जो वीर से बाहर जाकर, ठीक है, जो
यहाँ पे वीर ने जो घर से बाहर जाकर अपने जीवन यापन हेतु कुछ कार्य करना चाहते थे। अतः इस आधार पर लिंग संबंधी होने वाले भेदभाव को रोकने में सहायता प्राप्त हुई। समाज कार्य की व्यावसायिक स्थिति को समझने हेतु कुछ विद्वानों ने निम्न सुझाव भी दिए हैं। अभी हम बात करेंगे कौन कौन से विद्वान रहे जो सुझाव दिए हैं। तो कुछ पूछना था। पूछिए सर, ये जो परोपकार संगठन समिति है, इसके अंदर सर जो कार्य करता है वो सिर्फ व्यवसायिक समाज कार्यकर्ता ही है या फिर दूसरे वर्गों के भी लोग? इसमें केवल व्यक्तिगत व्यावसायिक कार्यकर्ता है, केवल, ना ही सामूहिक हैं ना ही सामुदायिक हैं, केवल केस वर्कर वाले थे। इसमें साफ शब्दों में लिखा गया था, शायद ऊपर में आपने पढ़ा नहीं, ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 2, इस समिति में कार्य करने वाले अधिकांश कार्यकर्ता वैयक्तिक थे। कारण का मतलब, इसका मतलब व्यक्तिगत सामाजिक कार्यकर्ता थे। ओके, बात समझ में आई मैडम? यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में हाँ, ये साफ शब्दों में लिखा हुआ है इस पे, ठीक है। तो ये चीज़ आप जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये थे आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने अभी आप लोगों से जिक्र किया है। समझ में आ रहा है श्वेता? बताइए। श्वेता, कनिका, किशोर सर जी हो? जी सर, आ रहा सर। हाँ, आ रहा। चलो फिर ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। इस तरीके से व्यवसाय समाज कार्य का उदय हुआ था, ठीक है। इस तरीके से व्यवसाय समाज कार्य आया था। पहले व्यवसाय समाज कार्य को ये समझिएगा, अंग्रेजी भाषा में प्रोफेशन कहते हैं। प्रोफेशन शब्द जो है एक बेसिकली लैटिन भाषा से बना हुआ है, प्रोफेटरी शब्द से, जिसका अर्थ सबसे पहले शुरुआत में 1890 में बताया गया था प्रतिज्ञा करने से। बाद में अगर हम बात करते हैं तो ये सार्वजनिक रूप से घोषणा करने का शब्द में लिया गया था प्रोफेशन शब्द को। एक विद्वान आए मेरिस, जिन्होंने 1939 में व्यवसाय को अच्छे तरीके से परिभाषित किया और व्यवसाय में केवल संगठित जीवन के अर्थ में ही नहीं बल्कि एक वृत्ति के अर्थ में इसका प्रयोग करने लगा। जैसे वैश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति आदि जैसे वृत्ति के रूप में इसका प्रयोग किया जाने लगा। आजकल जो वृत्ति है वो व्यवसाय को रिप्रेजेंट करती है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो वैश्यावृत्ति है उसका अतीत काल व्यवसाय की संज्ञा दी गई थी वैश्यावृत्ति को, ठीक है। और इसी प्रकार से जो भिक्षावृत्ति है वो जीविका का संबंध स्वीकार करने का एक व्यवसाय माना गया था। परंतु प्रत्येक जीविका को हम व्यवसाय के रूप में व्यावसायिक स्तर पर तभी प्रदान कर सकते हैं जब एक संगठन के रूप में औपचारिक ज्ञान, निपुणता, कौशल के परिपूर्ण रूप में हम उसको यूज करें या प्रयोग में लाएं। और भारत में जो व्यवसाय समाज कार्य की भूमिका रही, क्रमबद्धता, वैज्ञानिक ज्ञान रहा, व्यावसायिक शिक्षा रहा, निपुणता रहा, आचार संहिता रही, व्यावसायिक मान्यता रहा, अनुमोदन रहा, व्यावसायिक कुछ संगठन रहे। संगठन के बारे में भी हम लोग बात भी कर लेंगे थोड़ा बहुत, कौन कौन से संगठन की भूमिका रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अब्राहम फ्लेक्सनर के बारे में आप भली भांति तरीके से इनके नाम से रूबरू होंगे, परिचित होंगे। अभी तक अब्राहम फ्लेक्सनर ने यूजीसी एग्जाम में नहीं आते थे, ये 2021 के एग्जाम में आए थे। याद है किसी को? चलो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, देख लेना आप लोग। अब्राहम फ्लेक्सनर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो व्यावसायिक समाज कार्य के संदर्भ में इन्होंने सन 1915 में अब्राहम फ्लेक्सनर द्वारा समाज कार्य की व्यावसायिक स्थिति का मूल्यांकन किया। क्या किया था? मूल्यांकन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्यावसायिक स्थिति का मूल्यांकन किया था। ये आप मूल्यांकन का मतलब समझ रहे होंगे, इवैल्यूएशन को लेकर। और बेसिकली यहाँ प्रश्न ये था कि समाज कार्य वास्तव में एक व्यवसाय है। समाज कार्यकर्ताओं को करीब 1 शताब्दी से चुनौती बना हुआ था उसमें, और समाज कार्य की व्यावसायिक स्थिति का मूल्यांकन वर्ष 1915 में किया गया था। अब्राहम फ्लेक्सनर ने इसका निष्कर्ष तभी से समाज कार्यकर्ता के मध्य निकाला जब इन्होंने एक दान और सुधार पर बल्टीमोर सभा की एक बैठक हुई थी, और उस बैठक में इन्होंने भाषण दिया था, क्या समाज कार्य एक व्यवसाय है। आप देखिए, जिसके बाद समाज कार्यकर्ताओं के मध्य समाज कार्य में व्यावसायिकता जैसे शब्दों को समाहित किया। इस दौरान ही फ्लेक्सनर द्वारा क्या समाज कार्य एक व्यवसाय है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया और फिर एक भाषण दिया, और जिसमें एक व्यवसाय की पहचान करने के अंग की संज्ञा दी। किसकी?
व्यवसाय शब्द की पहचान करने के बारे में इन्होंने संज्ञा दी थी और उनके भाषण में व्यवसाय के संदर्भ में निम्न तथ्यों को सामने रखा गया था। व्यवसाय बड़ी मात्रा में वैयक्तिक उत्तरदायित्व के साथ बौद्धिक क्रियाओं के आवश्यक रूप में संबंध होते हैं। विज्ञान एवं सीखने के कच्ची सामग्री पाते हैं। इस सामग्री को ही व्यवहारिक और निश्चित उद्देश्य के प्रति हेतु कार्य में लाते हैं और एक शैक्षणिक संक्रामक प्रविधि को रखते हैं। स्वयं को संगठित करते हुए एक प्रेरणा में बढ़ते हुए परोपकार बनते हैं। यहाँ पर संप्रेरणा की बात की गई। किसकी? यहाँ पे बात की गई संप्रेरणा की। संप्रेरणा में बढ़ते हुए परोपकारी बनते हैं। कहने का मतलब सीधा सा था फ्लेक्सनर का कि व्यवसाय बड़ी मात्रा में, ध्यान दीजिएगा आप लोग, व्यवसाय बड़ी मात्रा में वैयक्तिक उत्तरदायित्व के साथ बौद्धिक क्रियाओं के आवश्यक रूप से संबंध होते हैं। विज्ञान और सीखने से कच्ची सामग्री पाते हैं और इस सामग्री को वे व्यवहारिक और निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्य में लाते थे, ये फ्लेक्सनर कहते हैं। और एक शैक्षणिक संक्रामक प्रविधि को रखते हैं, एक शिक्षण विधियों को भी रखते हैं जहाँ पे क्रमबद्धता, ज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा वगैरह शामिल है। स्वयं को संगठित करते हैं और संप्रेरणा को बढ़ते हुए परोपकारी बनते हैं। तो ऐसी बातें सन 1915 में फ्लेक्सनर ने कहा, परंतु इसका निष्कर्ष निकाला गया। अब ये प्रश्न में व्यवहारिक और निश्चित उद्देश्य प्रति कार्य में लाने की भूमिका थी, परंतु यहाँ पे जब निष्कर्ष निकला तो कुछ इस टाइप से था। देखिए, अगर हम बात करें, समाज कार्य के पास एक ही मायने में व्यवसाय की शक्ति उत्तरदायित्व तो नहीं थे, क्योंकि समाज कार्य ने अन्य व्यवसायों के मध्य मध्यस्थता की। कहने का तात्पर्य, समाज कार्य में अन्य व्यवसायों के मध्य मध्यस्थता की। इसके पास एक सही मायने में व्यवसाय की शक्ति का उत्तरदायित्व तो नहीं था। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, पहली पॉइंट था ये। वहीं बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, तो इन्होंने कहा कि समाज कार्य अपने ज्ञान का समूह तथ्यों एवं विचारों की प्रयोगशाला और संगोष्ठियां दोनों से प्राप्त करता है, फिर भी यह उद्देश्यपूर्ण संगठित शैक्षणिक विधा विशेष पर आधारित रही। कहने का मतलब कि समाज कार्य के माध्यम से जो भी प्रयोगशाला संगोष्ठियां होती थी, उन्हीं के माध्यम से इस समस्या का समाधान खोजता था, फिर भी वह उद्देश्यपूर्ण संगठित शैक्षणिक विधा व्यवसाय पर आधारित नहीं था। फिर भी आधारित नहीं था वो। ये क्रियाविधि हुई, प्रयोगशाला में हुआ, संगोष्ठी से की गई, व्यवसाय समाज कार्य के बारे में चर्चा पर चर्चा हुई, परंतु इसको दर्जा नहीं मिला। बात करते हैं थर्ड पॉइंट पर। कहता है कि यह एक व्यवसाय के लिए आवश्यक विशेषीकृत क्षमता को उच्च मात्रा में युक्त नहीं था, क्योंकि उस समय समाज कार्य अभ्यास का बृहद क्षेत्र था। यह एक व्यवसाय के लिए आवश्यक विशेषीकृत क्षमता की उच्च मात्रा में युक्त नहीं था। क्यों नहीं युक्त था? क्योंकि उस समय समाज कार्य अभ्यास का बृहद क्षेत्र था। रीजन यही था जिसकी वजह से नहीं हो पाया। बात अब देखिए, अब्राहम फ्लेक्सनर बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्वान है। आप लोगों से अगर अब्राहम फ्लेक्सनर से प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो किस टाइप से बनाए जाएंगे, एक बार आप प्रश्नों पर भी चर्चा कर लीजिए, ताकि आप लोग अगर आप लोगों को एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले तो आप आसानी से कर लेना। पहला क्वेश्चन अगर मैं आपसे बात करूं, क्या समाज कार्य एक व्यवसाय है? इस विषय पर बल्टीमोर की वर्ष 1915 में बैठक हुई, और इस बैठक में किसने भाषण दिया था? ऑप्शन ए ग्रीनवुड ने, ऑप्शन बी कोनोफ्का ने, ऑप्शन सी रोज ने, ऑप्शन डी फ्लेक्सनर ने। आपका जवाब क्या आना चाहिए, बताइए जरा एक बार। फ्लेक्सनर आना चाहिए। वेरी गुड। इस चीज को आप लोगों को साफ शब्दों में बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, फैक्ट पर आधारित। इस तरीके से आप लोगों से प्रश्न हमें देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। और भी प्रश्न 1957 मतलब मैम ग्रीनवुड का जो आया था ना वो 1957। ठीक, अभी उस पर भी चर्चा करेंगे, ग्रीनवुड पर भी चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो, और भी प्रश्न बनाने के तरीके क्या हो सकते हैं, प्रश्न और भी देखने को हमें मिल सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि
अभिकथन करके, एक कथन करके देता हूँ क्वेश्चंस, आप समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग। मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रत्येक व्यवसाय में कुछ निश्चित गुण और विशेषताएं होती हैं। क्या ये बात सही है? हाँ सर। ठीक है, यदि ये सत्य है तो इसको आप कथन में सही करना। और एक कारण आएगा, जीविका उन व्यावसायिक गुणों का धारण करके व्यावसायिक हो सकती है, व्यावसायिक हो सकती है। आपका ये भी पॉइंट सत्य हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पे अगर आपको पूछ लेता है व्याख्या को लेकर, तो आप बताना कि इसकी व्याख्या भी सही तरीके से की जा रही है, इसकी व्याख्या भी सही तरीके से की जा रही थी। ये थे अब्राहम फ्लेक्शनर से संबंधित कुछ इस तरीके से प्रश्न भी आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। मैं बार बार आप लोगों से यही चीज़ें रिपीट करके बोल रहा हूँ। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पर लेता हूँ। और हमारे सामने आते हैं ग्रीनवुड, एक विद्वान है। ग्रीनवुड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने आगर जो है अर्नेस्ट ग्रीनवुड ने एक प्रतिरूप दिया और अपने प्रतिरूप का नाम ही रखा ग्रीनवुड का प्रतिवेदन, या सॉरी प्रतिरूप। क्या नाम रखा था? प्रतिरूप। और मैं आपको बता दूं सन 1957 में इन्होंने एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोफेशनल एक किताब लिखी थी। ठीक है, जो है अगर हम बात करें एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोफेशन, एक किताब लिखा था इन्होंने। इस विषय पर इन्होंने अत्युत्तम लेख समाज कार्य, अत्युत्तम लेख समाज कार्य की व्यावसायिक स्थिति के मूल्यांकन में एक दूसरे सीमा चिन्ह के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया था, यानी प्रस्तुत किया था। तो हम अगर बात करें तो इन्होंने कुछ ग्रीनवुड ने एक व्यवसाय के निम्नलिखित कुछ सूचकों का वर्णन किया था। तो अगर हम बात करें, एक इनका वर्णन था कि एक व्यवसाय मौलिक ज्ञान से युक्त होता है तथा सिद्धांत के क्रमबद्ध निकाय को विकसित करता है। मैं आपको बता दूं कि एक व्यवसाय मौलिक ज्ञान से युक्त होता है, ये बात सत्य है, और सिद्धांत के क्रमबद्धता निकाय को विकसित करता है, जो कि अभ्यास की कुशलताओं को निर्देशित करता है। शैक्षणिक तैयारी बौद्धिक होने के साथ साथ अभ्यास परक भी होता है। यही तो कारण था कि इन्होंने व्यवसाय मौलिक ज्ञान से युक्त करवाया ग्रीनवुड ने। तो इसलिए आपका पहला पॉइंट भी सही रहेगा, और ऐसे भी पॉइंट आप लोगों से देखने को एग्जाम में भी मिल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं निकाय का अर्थ यहाँ पे क्या होगा? क्रमबद्ध निकाय। देखिए, क्रमबद्ध निकाय को विकसित करने का, क्रमबद्ध तो समझ में आया, निकाय क्या है? देखिए मैं बता रहा हूँ, क्रमबद्ध निकाय का जो अर्थ बनेगा कि क्रमबद्धता, जो भी तथ्य मिलेंगे, जो भी फैक्ट मिलेंगे, उस फैक्ट या तथ्य को हम लोग एक निकाय शब्दों से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। निकाय कोई शब्द ऐसा वो नहीं है कि आपको कोई बहुत फेमस शब्द आए, लेकिन जैसे अगर मैं बात करूँ शब्द में, आपको समूह की बात करूँ, शब्द में आपको केशवर की बात करूँ, शब्द में आपको किसी निवास स्थान की बात करूँ, शब्द में आपको किसी समुदाय की बात करूँ, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से क्रमबद्धता, यहाँ पे जो क्रमबद्ध समुदाय को विकसित करने की बात करता है, तो वो फैक्ट से करेगा। किससे फैक्ट करेगा? फैक्ट से करेगा। तो इसलिए क्रमबद्ध समुदाय भी आप कह सकते हो, या क्रमबद्ध तथ्य भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। दोनों शब्द आपको यहाँ पर सुटेबल होगा। प्रश्न का पैटर्न क्या कहेगा, प्रश्न का मीनिंग क्या कहता है, कभी कभी हमें पूरी जब लाइन हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि सिद्धांत के क्रमबद्ध निकाय को विकसित करता है, तो आप सिद्धांत के क्रमबद्ध समुदाय को भी विकसित कर सकते हो। तो यहाँ पे निकाय का अर्थ समुदाय को भी ले सकते हो, और क्रमबद्ध तथ्यों को विकसित करने के लेकर, यानी तथ्य मतलब कारणों को हमें जानने के लिए हम निकाल सकते हैं, तो तथ्यों को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। दोनों चीज़ें यहाँ पे जो है गया, लेकिन एग्जैक्ट अगर मीनिंग होता है निकाय का, तो वो समुदाय होता है, निवास स्थान होता है, स्थानीय निकास होता है, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ मैम? बोलिए, आप बोलते भी नहीं हो। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक प्राइस तथा सेवा, व्यावसायिक संबंध में विश्वसनीयता, व्यावसायिक निर्णय और सक्षमता का प्रयोग पर आधारित होता है। समाज कार्य है क्या? व्यवसाय समाज कार्य क्या? ये ग्रीनवुड क्या कहते हैं? ग्रीनवुड ने जो है एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोफेशन किताब में इन्होंने जो लेख लिखा, इन्होंने क्या बोला, इनका कहना है कि व्यावसायिक प्राइस, यानी व्यावसायिक, अगर हम बात करते हैं प्राइस यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर लीजिए व्यवसाय को, प्राधिकरण को, अथॉरिटी को,
किसको? अथॉरिटी को, प्राधिकरण। और यहाँ पर अगर हम बात करें जो है सेवार्थी, आप सेवार्थ जो बन रहा है यहाँ पे सेवा व्यवसायिक संबंध में, तो ये बेसिकली सेवार्थी व्यवसायिक के संबंध में बन रहा है। सेवा किसको, कौन प्रोवाइड करेगा, मतलब किसको मिलेगी सेवा? सेवा सेवार्थी को मिलेगी, तो आप यहाँ पे सेवार्थी को रिप्रेजेंट कर लीजिए। और यहाँ सेवार्थी व्यवसायिक संबंध में है तो विश्वसनीयता व्यावसायिक निर्णय और सक्षमता में प्रयोग पर आधारित होता है, ऐसी बात कही जाती है ग्रीनवुड के प्रतिरूप में, एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोफेशन शब्दों में, किताबों में बात करते हैं। एक व्यवसाय अपनी सदस्यता, व्यावसायिक अभ्यास, शिक्षा एवं निष्पत्ति मानकों को नियमित और नियंत्रित करने की शक्ति से युक्त होता है या समुदाय नियामक शक्तियों तथा व्यावसायिक सुविधा का अनुमोदन करती है। कहने का तात्पर्य यही है कि अब जो व्यवसाय है वो अपनी सदस्यता और व्यावसायिक अभ्यास, जो भी आप प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, फील्ड वर्क में जाकर केस में कर रहे हैं, केस सेवार्थी के साथ काम कर रहे हैं, समूह के साथ काम कर रहे हैं, समुदाय के साथ काम कर रहे हैं, शिक्षा और निष्पत्ति मानकों को नियमित और नियंत्रित करने की शक्ति से युक्त होता है ये व्यावसायिक समाज कार्य। यही नहीं, यह समुदाय नियामक शक्तियों और व्यावसायिक सुविधाओं को स्वीकृति भी प्रदान करता है, स्वीकृति भी इसको प्रदान करता है। तो ये प्रतिरूप है एक प्रकार का। किसका प्रतिरूप, किसका मॉडल है ये ग्रीनवुड का है। एक व्यवसाय लागू करने के योग्य स्पष्ट क्रमबद्धता एवं बांधने वाली नियामक आचार संहिता से युक्त होता है। अब आपको मैं बता दूं कि भारत में आचार संहिता का विकास के लेकर उत्तरदायित्व एक एसोसिएशन स्कूल ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया सन 1960 में सौंपी गई थी। 1960 में इसको सौंपा गया था। क्या करने के लिए? कहा था कि समाज कार्य व्यावसायिक शिक्षा का स्तर ऊंचा करो। क्या था आचार संहिता का व्यवसाय में? भूमिका क्या थी? समाज कार्य का वैज्ञानिक आधार प्रदान करूंगा। इसमें संगोष्ठी पुनः चर्चा पाठ्यक्रमों पर आयोजित करो, अनुसंधान को बढ़ावा दो, समाज कार्य को साहित्य के रूप में, लिटरेचर के रूप में प्रकाशित करो, समाज कार्य के विचारों का आदान प्रदान का अवसर दो। इस तरीके की बात आचार संहिता व्यवसाय के सदस्यों में नीतिगत व्यवहार प्रदर्शित करने हेतु बाध्य करती थी। और ये भारत में सौंपी गई थी सन 1960 में। नाम आता है एसोसिएशन स्कूल ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया। ठीक है, आचार संहिता कब सौंपी गई? तो ध्यान रखिएगा 1960। क्लियर हो रहा है? बताइए। चलो, बहुत बढ़िया। अगर क्लियर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने है कि एक व्यवसाय औपचारिक और अनौपचारिक समूहों का संगठन का जाल के अंतर्गत मूल्य, सिद्धांत और प्रतीकों का संगठित के रूप में निर्देशित होता है। इसके माध्यम से व्यवसाय कार्य करता है और अपनी सेवाएं उपलब्ध भी कराता है। कहने का तात्पर्य ये बताया गया कि एक व्यवसाय जो है औपचारिक तरीके से भी काम करेगा, जहाँ पे नियम होंगे। एक कार्य वो भी होगा जो अनौपचारिक होगा, जहाँ पे नियम नहीं होगा, जहाँ जो व्यक्ति मिल जाएगा उसको भी वहीं पर हमें शिक्षण प्रशिक्षण प्रोवाइड कर देना होगा और उसके मूल्य, सिद्धांत, प्रतीक संस्कृति के द्वारा निर्देशित होगा और इसी के माध्यम से व्यवसाय कार्य करता है। वो अपनी सेवाएं भी उसे उपलब्ध कराता है। तो वो उसी नियम, मतलब आचार संहिता का जो रूल रेगुलेशंस है, नियम जो है, उसको वो फॉलो करेगा ही करेगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला है। उपरोक्त लिखित प्रतिरूप का प्रयोग करते हुए 1957 में ग्रीनवुड का विचार था कि समाज कार्य पहले से ही एक व्यवसाय है। यह अन्य प्रकार का विभाजन योग्य होने वाले प्रतिरूप के साथ समरूपता के बहुत से बिंदुओं पर जो है युक्तता है। युक्तता का मतलब एक प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो युक्त को रिप्रेजेंट करता है, यानी प्रस्तुति को बताता है, प्रतिनिधित्व को बोलता है युक्तता। ठीक है, फिर कहता है समाज कार्य एक व्यावसायिक स्वरूप। भारतीय संदर्भ में यदि हम समाज कार्य के संदर्भ में अध्ययन करें तो प्रतीत होता है कि भारतीय समाज कार्य किसी न किसी रूप में अमेरिका और इंग्लैंड में समाज कार्य की ही देन मानी जाती है। जैसा कि अभी अभी मैंने थोड़ा सा आप लोगों से चर्चा भी किया है, किसके बारे में? इंग्लैंड के बारे में।
मैं आपको बता दूं थोड़ा सा अमेरिका के बारे में। अमेरिका ने तीन, ध्यान दीजिएगा, तीन सामाजिक आंदोलन के रूप में अलग अलग अहम भूमिका निभाई। एक परोपकार संगठन समिति जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का आंदोलन, जिसका प्रभाव न्यूयॉर्क के बुफेलो में 1877 में पड़ा था। दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा अमेरिका में कि सेटलमेंट हाउस जो आंदोलन था, इसका प्रारंभ हालांकि 1880 की प्रक्रिया में आप लोग देखते हैं, लेकिन अमेरिका की जो प्रक्रिया थी वो 1886 की थी। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड का कॉपी किया हुआ है, तो अमेरिका की बात कर रहा हूँ इसलिए 1886 का आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और आपको बताओ बाल कल्याण आंदोलन जो कि ढीले तरीके से किए गए अनेक कार्यों का परिणाम था, और इन कार्यों को विशेष रूप से न्यूयॉर्क शहर में 1853 की चिल्ड्रन एंड सोसाइटी और 1875 में सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू चिल्ड्रन का उल्लेख किया गया था। तो तीन बातें मैं लास्ट वाली पॉइंट अगेन बोलना चाहूँगा ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। जो तीसरी बात थी बाल कल्याण आंदोलन से थी। इसमें बताया गया न्यूयॉर्क शहर में कि 1853 में चिल्ड्रन एंड सोसाइटी आया था। इसके माध्यम से सामाजिक आंदोलन किया गया, लोगों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ा गया, कार्यों में सहायता देने के लेकर अमेरिकी व्यवस्था को विकसित किया गया इसके माध्यम से। यही नहीं था, एक और था 1875 का सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम, ऑफ क्रुएल्टी का आप इस तरीके से नाम लिख लीजिए, क्रुएल्टी, ठीक है, क्रुएल्टी टू चिल्ड्रन का इन्होंने उल्लेख किया था। तो ये दो टाइप की सोसाइटी, हालांकि परोपकार संगठन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन 1877 की है, संयुक्त राज्य अमेरिका का, या आप भलीभांत तरीके से जानते हैं। सेटलमेंट हाउस मूवमेंट के बारे में आप भी मालूम है भलीभांत तरीके से। 1800 के आखिर में संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाउसेस को स्थापित करने शुरुआत कर दिया था। इंग्लैंड में हालांकि सैमुअल बार्नेट के द्वारा 1884 में स्थापित किया गया था टॉइनबी हॉल की स्थापना 1884 में। परंतु इंग्लैंड की बात अगर हम सेटलमेंट हाउस की बात अगर हम लोग करते हैं तो वो 1886 की भूमिका में देखने को मिलती है। बाल कल्याण में आपको भलीभांति तरीके से ये दोनों चीज़ें याद रखना है, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अच्छा, भारत 1729 में देखा जा सकता है कि भारतीय द्वारा मारे गए माता पिताओं के बच्चे के लिए न्यू ऑरलिन्स में एक उर्सुलीन बहनों द्वारा संस्था की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, तो कहता है व्यावसायिक समाज कार्य में अमेरिका एवं इंग्लैंड अपेक्षाकृत भारतीय समाज कार्य की अपेक्षा अधिक व्यावसायिक मान्यता प्रदान कर चुका है। ये बात आपको भलीभांति तरीके से पता भी है। इसके बावजूद भी भारत भी कभी व्यावसायिक समाज कार्य के अनेक अपने आप का सार्थक साबित किया, क्योंकि यह एक ज्ञान और विज्ञान पर आधारित था। व्यवसाय के अनेक सभी गुण उस जीविका से विद्यमान थे जो व्यावसायिकता के श्रेणी में आता था, जो व्यावसायिकता के श्रेणी में रखा गया था। इस चीज़ को भी आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना भी चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो यहाँ कहता है कि इस संदर्भ में समाज कार्य का गंभीरतापूर्वक दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाता है कि समाज कार्य के सभी गुण विशेषता में विद्यमान होते हैं, जिसके आधार पर उसे एक व्यवसाय के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मिल जाएगी। कुछ अधिक स्पष्ट इस तरीके से उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक ज्ञान और क्रमबद्धता का सिद्धांत को जो है लागू करना चाहिए, इन्होंने बताया। और आप भलीभांति तरीके से जानते भी हैं कि क्रमबद्धता और वैज्ञानिक ज्ञान जो है समाज कार्य का दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वर्तमान समय में समाज कार्य स्कूल में शोध की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त सभी स्कूलों में मानव व्यवहार, संस्कृति, प्रौद्योगिकी, सामाजिक विकास आदि विषयों पर भी अध्ययन किया जा रहा है, और इसके लिए या इससे वैज्ञानिक ज्ञान में वृद्धि हो रही है, और इस ज्ञान से व्यावसायिक संगठन के पक्ष को मजबूत किया जा रहा है। तो यहाँ से प्रश्न फैक्ट नहीं आने वाले हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे सभी लोग। यहाँ से आप लोग अप्लाइड प्रश्न बनाए जाएंगे, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं दूसरी पॉइंट पे, तो मानव व्यवहार और सामाजिक पर्यावरण व्यक्तित्व की बात भी करता है ये। तो इसमें अगर हम बात करें तो कारक सिद्धांत, सामाजिक पक्ष और मनोचिकित्सकीय पक्ष, मानव संबंध, समूह, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिकरण, सामाजिक नियंत्रण, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी आदि का अध्ययन करने को मिलता है। अभी आपको मैं बता चुका हूँ।
समाज कार्य की प्रणालियाँ प्रविधियाँ, समाज कार्य के प्राथमिक और सहायक प्रणालियाँ, व्यक्तिगत समाज कार्य, सामूहिक समाज कार्य, सामुदायिक संगठन, समाज कल्याण प्रशासन, सामाजिक क्रिया और समाज कार्य शोध के माध्यम से व्यक्ति समूह और समुदाय तथा समाज की समस्याओं का निराकरण जो है प्रस्तुत किया जा रहा है। बात करें समाज कार्य के क्षेत्र में तो समाज कार्य के प्रमुख क्षेत्र हैं बाल विकास का है, महिला सशक्तिकरण का, युवा कल्याण का है, वृद्धों के कल्याण का है, ग्राम विकास का है, नगरीय विकास का है, अनुसूचित और जनजाति कल्याण से संबंध में है, परिवार कल्याण के संबंध में है, सामाजिक सुरक्षा के संबंध में है, ठीक है, ये सभी चीज़ अपराधी सुधार के संबंध में है। तो ये समाज कार्य का क्षेत्र बन जाता है, समाज कार्य का क्षेत्र बन जाता है। सामाजिक समस्याएं, अपराध, बाल अपराध, मद्यपान, मादक द्रव्य व्यसन, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, बेरोजगारी, आयातिवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय एकीकरण इत्यादि के माध्यम से व्यावसायिक समाज कार्य करता है। आप जानते हैं निपुणताएं प्रविधियां भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। भारतीय समाज में कार्यकर्ता अमेरिका में प्रयोग की जाने वाली जो निपुणताएं प्रयोग कर रहे हैं, जिन विशेष प्रविधियां निपुणताओं की आवश्यकता है, उनका विकास वर्तमान में भारत में नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा, जैसे कि सामाजिक क्रिया की प्रविधि, आत्मा को जागृत करने की प्रविधि, विचारों में क्रांति लाने की प्रविधि, संप्रेषण प्रविधि आदि का विकसित किए जाने की आवश्यकता भी अपने भारत में भी है। तो ये कहीं ना कहीं निपुणता प्रविधियों को रिप्रेजेंट करती है ना। और हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है बात किया है समाज कार्य शिक्षा को लेकर। समाज कार्य की शिक्षा को लेकर बात करें तो इस शिक्षा का अलग अलग व्यवस्था की गई, जिसमें शिक्षा स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी स्तर पर की गई या शिक्षा विश्वविद्यालय विभाग और स्वतंत्र से कार्यरत समाज कार्य विद्यालय के माध्यम से दी जाती है। सिद्धांत और व्यवहार दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती है। आपको भली बात तरीके से पता होगा, सिद्धांतों पर भी है, व्यवहारिक भी है। विद्यार्थियों को समाज कार्य अभ्यास के लिए विभिन्न संस्थानों में भेजा भी जाता है। आप लोग गए भी होंगे, जिन्हें चिकित्सकों, श्रम कल्याण केंद्र, आवास गृह, विद्यालय, मलिन बस्ती, सामुदायिक विकास केंद्र, निर्देशन केंद्रों आदि में क्षेत्रीय कार्य करने के लिए भेजा जाता है। जो है इसमें कार्य करने के लिए उनको भेजा जाता है। इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें, है ना। एक बार बताइए जरा आप सब लोग, मुझे क्लियर हो रहा है आप सभी को? समझते चलिएगा आप सभी लोग, कहीं कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे बताना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखिए व्यावसायिक संगठन को लेकर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा व्यावसायिक संगठन के बारे में। तो व्यावसायिक संगठन वर्ष 1951 में इंडियन एसोसिएशन जो है एलुमनाई स्कूल ऑफ सोशल वर्क स्थापित किया गया था। ये व्यावसायिक संगठन था। जैसे जैसे समाज कार्य का विकास हुआ वैसे वैसे इसके लिए व्यवसायिक संगठन भी बनते गए। तो इन व्यवसायिक संगठनों का कार्य समाज कार्य के व्यवसाय के स्तर को ऊंचा उठाना और कार्यकर्ता को उच्चतर योग्यताएं और क्षमताओं एवं निपुणताओं का विकास करना था। और ये संगठन कार्यकर्ता के हितों की रक्षा करते हुए व्यावसायिक व्यवहार को नियंत्रण करना। अमेरिका में पाए जाने वाले प्रमुख संगठन भी थे। न्यूयॉर्क शहर के अंतर्गत जो है 1911 में इंटर कॉलेजिएट ब्यूरो ऑफ ऑक्यूपेशन नामक व्यवसायिक संगठन की स्थापना की गई थी। शैक्षणिक समुदाय में अगर हम बात करते हैं तो स्वीकृति पाने का प्रयास, देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है। बात करते हैं स्वीकृति पाने के प्रयास में उद्देश्य के समाज कार्य शिक्षकों के द्वारा व्यावसायिक संघों का निर्माण परंपरा को आगे बढ़ाया गया। अमेरिका एसोसिएशन ऑफ मेडिकल सोशल वर्क 1918, द नेशनल एसोसिएशन ऑफ मेडिकल सोशल वर्क 1919, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भूमिकाएं अलग अलग है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ मेडिकल सोशल वर्क की बात मैं कर रहा हूँ। द एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन 1946 जैसे संगठनों का उदय किया गया। यह एक प्रकार से उदय हुआ, ठीक है। क्लियर हो रहा है? बताइए। जी सर। बात करते हैं हम लोग आगे चलकर भारत में कुछ प्रमुख व्यवसायिक संगठनों को देखा गया। इंडियन एसोसिएशन ऑफ द एनुमलाई स्कूल ऑफ सोशल वर्क 1951, मैंने अभी आपके शुरुआत में ही बोल दिया था। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क 1952 मद्रास में है। एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क और इंडियन एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड एनुमलाई स्कूल ऑफ सोशल वर्क, अच्छा 1951 वाला दोबारा रिपीट हो गया। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क 1952 मद्रास में। एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क, इंडियन एसोसिएशन ऑफ ट्रेड सोशल वर्क, इंडियन एसोसिएशन ऑफ जो है साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स आएंगे। साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स बेंगलुरु, पत्रिका लखनऊ एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी जनरल ऑफ
जर्नल ऑफ सोशल वर्क पत्रिका टाटा इंस्टीट्यूट सोशल वर्क का है। तो ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है ना। जो लखनऊ एसोसिएशन का है, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी जर्नल ऑफ सोशल वर्क का है, इसको आप ध्यान रखेंगे। पत्रिका ये पत्रिका लखनऊ एसोसिएशन की मानी जाएगी, ठीक है। और जो आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की है वो है इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क होगी। ये दो पत्रिका आप इसको ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पत्रिकाएं, ठीक है। ये अच्छा, और भी देखने को हमें मिलता है, जैसे साइकेट्रिक डिपार्टमेंट पीजीआई की बात अगर हम करते हैं तो वहाँ पे 1963 में भूमिका हमें देखने को मिलती है, 1963 में मिलती है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिक की बात करते हैं, देखो साइकेट्रिक की बात अगर करते हैं हम लोग, साइकेट्रिक की बात करते हैं तो 1994 की भूमिका आती है। और साइकेट्रिक डिपार्टमेंट पीजीआई की बात करेंगे तो 1963 की बात आएगी, 1963 और 1994, इन दोनों को याद रखिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ की बात करेंगे तो 1847 की बात होगी, हैदराबाद की। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की बात करेंगे तो मुंबई की होगी, 1936 की, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिए, जो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट पीजीआई वाला है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड ब्यूरो से संबंधित था ये, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो ये प्रक्रिया थी व्यावसायिक समाज कार्य की। किससे संबंधित थी? व्यावसायिक समाज कार्य की थी, व्यवसाय समाज कार्य, ठीक है। इस चीज़ को जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही क्लास रखते हैं हम लोग, है ना। यहाँ आगे आपकी क्लास जो है समाप्त हो गई है। कल हम बात करेंगे समाज कार्य के दर्शन और मूल्य पर, और उसके बाद हम बात कर लेंगे थोड़ा सा जो है समाज सुधार पर। इम्पोर्टेंट चीज़ है। और क्लास शाम की भी आप लोगों को ज्वाइन करना है, ठीक है। क्लास शाम वाली भी आप लोगों को ज्वाइन करना है, 8 बजे वाली क्लास को, ओके सर। ठीक है। चलिए।